हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर हाजिर हूं अपनी स्टोरी हैदराबाद के आदमखोर का दूसरा पार्ट लेकर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हालांकि आदमखोर चाहे टाइगर हो, तेंदुआ या पागल हाथी, मुझे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ तक मैंने पिछले पार्ट में आपको सुनाया था और अब इससे आगे। इस आदमखोर के बारे में हमने मद्रास और हैदराबाद के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग को पत्र लिखकर उनसे ज़रूरी जानकारियां मांगी थीं कि आदमखोर ने घटनाओं को कब कब और कहां कहां पर अंजाम दिया था। और जब सारी जानकारियां उनकी तरफ से हमें मिल गईं तो मैंने उन सारी मालूमात को एक मैप पर लगाया और फिर हर घटना की जगह पर पिन लगाकर मैंने वहां तारीख लिख दी। इसके बाद सारी तस्वीर साफ साफ नज़र आने लगी। नक्शे को देखने से पता चला कि आदमखोर गजलापुली और चेलमा में 2-3 महीने गुजारने के बाद हैदराबाद आकर 4 महीने गुजारता है और इसके बाद वापस लौट जाता है। गजलापुली और चेलमा का इलाका हैदराबाद को देखते हुए बेंगलोर से ज़्यादा करीब है। यहाँ से मीटर गेज ट्रेन बेंगलोर जाती है। हैदराबाद के जिस इलाके में आदमखोर वारदातें कर रहा था, वहाँ ना तो ट्रेन जाती थी और ना ही मोटर कार जा सकती थी। दूसरी बात यह कि दक्षिणी इलाके में ज़्यादा इंसानी बस्तियां हैं जिनसे हमें ज़्यादा मदद भी मिल सकती थी, जबकि हैदराबाद के जंगलों में ये आसानी नहीं होती। और क्योंकि मैं पिछले कुछ वक्त से आदमखोर का पीछा करने की सोच रहा था कि अचानक आदमखोर ने हमें फ़ैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि रेलवे डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर अपनी रोज़ की जांच पड़ताल पर निकला। वो चेलमा से बसवापुरम की तरफ जा रहा था। भारतीय रेलवे में इस काम के लिए एक लकड़ी की ट्राली का इस्तेमाल किया जाता है जिसके नीचे 4 पहिए लगे होते हैं। ट्राली की लंबाई 6 फीट तक होती है और उस पर अफसर के बैठने के लिए एक बेंच लगी होती है और 2 मजदूर पटरियों पर दौड़ते हुए उसे ढकेलते हैं। दोनों मजदूर काफ़ी तजुर्बेकार होते हैं और उन्हें पता होता है कि अगर उनका पैर पटरी से फिसला तो पटरी के बराबर मौजूद पत्थरों से ज़ख्मी हो जाएगा। चढ़ाई चढ़ते वक्त ट्राली की स्पीड पैदल चलने के बराबर होती है, मगर ढलान पर यह 8 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और इस मौके पर मजदूर छलांग लगाकर ट्राली पर बैठ जाते हैं। रेलवे अफसर ट्राली की स्पीड को हैंड ब्रेक से कंट्रोल करते हैं। स्टेशन पहुंचने पर रास्ता खाली करने के लिए पूरी ट्राली को उठाकर एक तरफ रख दी जाती है। खैर, अब जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। इस घटना वाले दिन ट्राली चढ़ाई पर जा रही थी। इतने में रेलवे अफसर ने ट्राली को ब्रेक लगाकर रोका और ट्राली से नीचे उतरकर पटरी के दोनों तरफ के कटाव का मुआयना करने का फैसला किया। और क्योंकि अगली ट्रेन उस पटरी पर 2 घंटों बाद आने वाली थी तो उनके पास काफ़ी समय था। एक मज़दूर तो ट्राली पर बैठा रहा, लेकिन दूसरा मज़दूर एक चढ़ाई के किनारे पर बैठ गया जिसकी ज़मीन से ऊंचाई 7.5 फीट थी। बैठने के बाद उसने बीड़ी निकालकर जला ली। बीड़ी तंबाकू से बनी सस्ती सिगरेट होती है। अफसर ट्राली से उतरकर मुआयना करता हुआ कुछ दूर निकल गया और इस बीच ट्राली पर बैठा मज़दूर कुछ ऊँघने सा लगा। इधर दूसरे मजदूर ने एक बीड़ी पीकर दूसरी बीड़ी जलाई और कश लगाते हुए अपने अफसर की तरफ देखने लगा। कटाव ज़्यादा गहरा नहीं था और 100 मीटर जाने के बाद अफसर ने पटरी पार की और दूसरी तरफ का मुआयना करने लगा। दोनों दिशाओं में जंगल पटरी से 50 गज से भी कम दूरी से शुरू हो रहा था, मगर कुछ झाड़ियां बिल्कुल आसपास भी मौजूद थीं। तभी उस अफसर को एक बड़ी झाड़ी के पास से कुछ गोल गोल सा निकला हुआ दिखाई दिया। फिर झाड़ी में कुछ हलचल हुई। हालांकि सूरज की रोशनी कुछ इस तरह पड़ रही थी कि कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। झाड़ी के सामने का हिस्सा और वो चीज़ साए में थी। उसने एक बार फिर हरकत की। ये देखकर अफसर सोचने लगा कि वो क्या चीज़ है। फिर वो चीज़ ज़मीन के साथ चिपक कर आंखों से ओझल हो गई। अब अफसर ने पटरी पार की और वापस ट्राली की तरफ आना शुरू किया। वो दूसरी तरफ की पटरी का जायज़ा लेता हुआ लौट रहा था और कुछ लम्हों पहले वाली बात उसके दिमाग से कुछ देर के लिए निकल गई थी कि अचानक उसने एक ज़ोरदार चीख सुनी।
और सर उठाया तो देखा कि मजदूर टीले से नीचे गिरा और आंखों से ओझल हो गया, मगर उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। अफसर हैरान होकर उस तरफ भागा ताकि चढ़ाई पर चढ़कर देख सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक ज़बरदस्त शेर मजदूर को अपने जबड़ों में दबाए आराम से चला जा रहा है और मजदूर के हाथ पैर हिल रहे हैं, और कुछ ही लम्हों बाद मजदूर और शेर दोनों जंगल में गायब हो गए। ये देखकर अफसर जैसे ज़मीन में गड़कर रह गया। खैर, फिर वो किसी तरह नीचे उतरकर पटरी पार करते हुए ट्राली की तरफ भागा। इस बीच चीखों की आवाज़ सुनकर दूसरा मजदूर भी जाग गया और सोई सोई सी हालत में वो हैरान परेशान दिखाई दे रहा था। फिर उसे अफसर अपनी तरफ भागता हुआ आता दिखाई दिया। अफसर जैसे ही ट्राली के पास पहुंचा तो उसने चिल्लाकर कहा, शेर रेडी को ले गया, जल्दी ट्राली को ढकेलो। इसके बाद मजदूर को और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मजदूर ने तेज़ी से ट्राली को धक्का लगाया, और फिर जब ढलान के पास पहुंचे तो ट्राली अपने आप चलने लगी और मजदूर भी उस पर बैठ गया। ये घटना अखबारों में छाई रही और लोगों ने उस अफसर को खूब खरी खोटी सुनाई कि उसने उस गरीब मजदूर को बचाने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की। उसे असब, कातिल और ना जाने क्या क्या कहा गया, जैसे वो कोई इंसान ना होकर कीड़ा मकोड़ा हो। पता रहे कि यह सब एकदम अचानक हुआ था और उस अफसर के पास कोई हथियार नहीं था। इस घटना के बाद मुझे लगा कि अब मेरा आदमखोर के पीछे जाने का समय आ गया है। तो उसी दिन रात को मैं ट्रेन से बेंगलोर से चल दिया और अगले दिन दोपहर तक गजलापुली पहुंच गया। मेरा प्लान था कि गजलापुली से कार्रवाई शुरू करते हुए मैं बसवापुरम और फिर चेलमा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बीच में कहीं से शुरू करने पर सफलता का मिलना सिर्फ किस्मत की बात होती। दूसरा काम ये था कि हमें एक लोकल गाइड और कुछ जानकारियां इकट्ठा करने वाले आदमियों का इंतज़ाम करना था, क्योंकि मैं यहाँ पहले बस एक बार आया था और मुझे इस इलाके के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। मेरे पास इलाके का एक नक्शा था जिस पर आदमखोर द्वारा की गई सभी घटनाएं दर्ज थीं, और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे पंछी पकड़ने वाले आदमी का बेटा मिल जाएगा, जिससे मुझे इस काम के सिलसिले में बहुत मदद मिलेगी। जैसे ही ट्रेन चली गई मैंने फ़ौरन स्टेशन मास्टर और दूसरे कर्मचारियों से जान पहचान बनाई। जब उन्हें मेरे यहाँ आने का कारण पता चला तो वो बहुत खुश हुए और मेरी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर एक परेशानी से सामना हुआ, वो ये कि मुझे बस तेलुगु भाषा के कुछ ही शब्द आते थे, मगर मेरी खुशकिस्मती से ये लोग तमिल और हिंदी जानते थे, जिसे मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ। तो हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, और क्योंकि स्टेशन मास्टर को अंग्रेज़ी भी आती थी तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वो मेरा अनुवादक बन गया। अब मैंने उनसे कहा कि मुझे आदमखोर के आने जाने का समय, उसकी कुछ निशानी और कुछ ऐसी जानकारियाँ चाहिए हैं जिसके ज़रिए मैं उसे दूसरे टाइगर से अलग पहचान सकूं। मगर रेलवे कर्मचारियों को आदमखोर के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं थी। उन्होंने उस इलाके में कई बार शेर देखे थे, मगर उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने बताया कि गांव में 2 फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं जिनसे मुझे इस बारे में पता चल सकता है। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर वो पंछी पकड़ने वाले के बेटे को बुला दें तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो उस लड़के को शक्ल से तो पहचानते हैं, मगर वो जंगल में कहाँ रहता है ये वो नहीं जानते। उनका कहना था कि फॉरेस्ट गार्ड लड़के का घर भी जानते होंगे। खैर, फिर मेरे कहने पर उन्होंने एक गैंगमैन भेजकर फॉरेस्ट गार्ड को स्टेशन बुलवा लिया। फॉरेस्ट गार्ड 20 मिनट में आ गए। उनमें एक का नाम अली मोहम्मद था और दूसरा चिंचू कृष्णा पा था। अली मोहम्मद को हिंदी आती थी, जबकि कृष्णा पा को बस तेलुगु आती थी। अब हम सब स्टेशन के पीछे लगे एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और हमने ज़रूरी बातें करना शुरू कर दी। अब अली मोहम्मद के ज़रिए मैंने कहा कि जो आदमी मुझे आदमखोर के बारे में सबसे पहले बताएगा कि उससे कहाँ सामना हो सकता है तो मैं उसे अच्छा खासा इनाम दूंगा। मेरी ये बात सुनकर दोनों फॉरेस्ट गार्ड के कान खड़े हो गए। अली मोहम्मद फ़ौरन कहने लगा कि वो जान पर खेल कर मुझे आदमखोर तक ले जाएगा, और कृष्णा पा ने भी अली मोहम्मद के ज़रिए बताया कि वो भी ऐसा ही करेगा, और वो कहने लगा कि वो आदमखोर के बारे में सब कुछ जानता है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। कृष्णा पा क्योंकि वहाँ का लोकल आदमी था, इसीलिए वो ज़्यादा मददगार साबित हुआ।
अब मैंने आदमखोर के बारे में मालूमात करना शुरू कर दी और उनसे कई सवाल किए। उन दोनों का कहना था कि वो उसे देख चुके हैं और जब से आदमखोर ने घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है, वो जंगल में हमेशा कुल्हाड़ियों से लेस होकर और टोली बनाकर जाते हैं, मगर गांव से ज़्यादा दूर कोई नहीं जाता। फिर वो कहने लगे, उन्होंने 10 दिन पहले गांव से 1 मील दूर एक शेर को फायर लाइन पार करते हुए देखा था। उस शेर ने भी उन्हें देखा था और फिर छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। 1 महीने पहले भी उन्होंने तालाब के किनारे सुबह 9 बजे एक शेर देखा और ये शेर भी उन्हें देखते ही भाग गया। हालांकि 4 महीने पहले उन्होंने गांव से 4 मील दूर एक शेर देखा जो उन्हें देखकर भागा नहीं बल्कि मुड़कर ज़मीन से चिपक कर उसने गुर्राना शुरू कर दिया। ये देखकर उन्होंने वहाँ से भागने को सोचा, मगर कृष्णापा ने कहा कि हम सब मिलकर शोर मचाते हैं। शोर सुनकर शेर गुर्राता तो रहा, लेकिन उसने इन पर हमला नहीं किया। फिर कुछ पल रुकने के बाद शेर एक दिशा में चल दिया और दूर जाते हुए उन्हें मुड़ मुड़ कर देखता रहा। जब शेर आंखों से ओझल हो गया तो इन लोगों ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। उनकी बातें सुनकर अचानक मुझे ख्याल आया, 4 महीने, ये समय मेरे बनाए हुए नक्शे के हिसाब पर ठीक ठीक उतर रहा था और उस शेर के बर्ताव से भी साफ पता चल रहा था कि उन्होंने आदमखोर को उसके पिछले चक्कर पर यहाँ देखा था। उन दोनों का भी यही सोचना था और हमने जो 4 महीने का हिसाब लगाया था वो सही निकला था। आदमखोर ने चेलमा और बसवापुरम के बीच जिस ट्राली वाले मजदूर को मारा था वो इस इलाके में उसका आखिरी शिकार था और अगर मेरा अंदाज़ा ठीक निकला तो अब आदमखोर बसवापुरम और गदलापुली के बीच कभी भी आ सकता था। मेरा हौसला बढ़ गया क्योंकि किस्मत मेरा साथ दे रही थी, लेकिन कब तक साथ देगी ये नहीं पता था। फिर मैंने उनसे विस्तार से उस शेर के बारे में पूछा जो उन पर गुर्राता रहा था। अली मोहम्मद कहने लगा कि वो एक बहुत बड़ा शेर था और कृष्णापा के अनुसार वो नर शेर था। उसने ये भी बताया कि उस शेर की खाल का रंग दूसरे शेरों के मुकाबले हल्का था और उस वक्त हम लोग बहुत खौफज़दा थे क्योंकि शेर कभी भी हम पे हमला कर सकता था, तो उस पर ज़्यादा गौर कौन करता। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उस चिंचू के बेटे को जानते हैं जो पहले ही शेर के मुंह का निवाला बन चुका है। ये लोग उसे जानते थे। ये लड़का अपनी माँ, पत्नी और एक बच्चे के साथ यहाँ से 2 मील दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी में रहता है और वो भी अपने पिता की तरह पंछी पकड़ने का काम करता है। मगर यह समझना बहुत कठिन है कि वो आदमखोर के वहाँ होने के बाद भी कैसे पंछी पकड़ता होगा। हालांकि इस संरक्षित जंगल में पंछी पकड़ना गैर कानूनी काम है और उसके पिता पर कई बार जुर्माना भी लग चुका था, लेकिन वो नहीं माना और यही सब उसका बेटा भी कर रहा था। पकड़े जाने पर पहले तो ये लोग कभी मोर या मुर्गियाँ देकर अपने को बचा लेते थे, मगर अब ये रिश्वत भी बंद हो गई थी। लेकिन अब उसको क्या कहा जाए, वो तो अब खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि आदमखोर उस इलाके में कहीं भी हो सकता था। मेरे लिए यह खुशी की बात थी कि अब मेरे पास आदमखोर को ढूंढने के लिए ज़रूरी आदमी इकट्ठा हो गए थे। अब वहाँ से चलते वक्त मैंने अपनी .405 बोर की राइफ़ल अपने कंधे पर टांगी और फॉरेस्ट गार्ड से बोला कि उस लड़के के घर ले चले। इसके बाद हम रेलवे लाइन पार करके कतार में चलते हुए आगे बढ़े। कतार में सबसे आगे कृष्णापा चल रहा था, उसके पीछे अली मोहम्मद और आखिर में मैं। चलने से पहले मैंने अपनी राइफ़ल लोड कर ली थी और अगर आदमखोर कहीं आसपास होता तो या तो वो कृष्णापा पर हमला करेगा या फिर मुझ पर। इस तरह अली मोहम्मद हर हालत में सुरक्षित रहता। 3 मील चलने के बाद हमने एक वाटर स्ट्रीम को पार किया जिसमें थोड़ा पानी बह रहा था। इसके बाद एक पहाड़ी थी जिस पर हम चढ़ गए। पहाड़ी पर एक झोपड़ी थी जिसके सामने एक खूबसूरत लड़का बाँस की लकड़ी से पिंजरा बनाने में व्यस्त था। फिर जब हम उसके पास पहुँचे तो उसने खड़े होकर मुझे बड़ी इज्जत के साथ प्रणाम किया। कृष्णापा ने आगे बढ़कर तेलुगु में उसे मेरे बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। फिर अली बेग ने अनुवाद करके मुझे बताया कि उसका नाम बाला है। इतने में झोपड़ी से 2 औरतें बाहर आईं। इनमें एक औरत काफ़ी बूढ़ी थी जो उसकी माँ थी और दूसरी उसकी पत्नी थी
जिसकी उम्र 16 या 17 साल होगी। उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। अब झोपड़ी के बराबर ही हम घास पर बैठ गए और मैंने उससे पूछताछ शुरू की। उसने आदमखोर को कई बार देखा था। एक बार वो उसी वाटर स्ट्रीम पर अपना घड़ा भर रहा था जिसे पार करके हम यहाँ आए थे। उसने अभी घड़ा पानी में डुबोकर अपना सर उठाया ही था कि उसे वाटर स्ट्रीम के दूसरे किनारे से टाइगर पानी में उतरता दिखाई दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने करीब 100 गज दूर से टाइगर को अपनी तरफ आता देख लिया था। बाला ने घड़ा वहीं छोड़ा और भागकर अपनी झोपड़ी में घुस गया और दरवाज़ा लॉक करके उससे सटाकर भारी चीज़ें रख दी। वो सोच रहा था कि टाइगर किसी भी पल दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अक्सर रात में टाइगर की दहाड़ बार बार सुनाई देती रही, क्योंकि वो वहीं पानी पीने आता था। बाला ने बताया कि वो एक बड़ा नर बाघ है और उसकी खाल का रंग हल्का पीला है। जब मैंने उससे टाइगर की किसी ख़ास निशानी के बारे में पूछा तो उसने अपनी आंखें बंद करके कुछ देर सोचा और फिर बोला कि शेर की खाल पर बनी धारियां बहुत करीब करीब और अजीब तरह की थीं। उसका कहना था कि उसने बहुत से शेर देखे हैं, मगर इतनी करीब करीब धारियों वाला शेर उसने पहले नहीं देखा था। इसके बाद मैंने पूछा कि आखिरी बार उसने शेर को कब देखा था, तो उसने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया कि 4 महीने पहले। क्या उसके बाद भी किसी शेर को देखा? मैंने पूछा। जी हाँ, 2 बार, लेकिन उन्होंने मेरे पिता को नहीं मारा था। वो आम शेर थे, उनका शरीर छोटा था और उनकी खाल का रंग गहरा था। मुझे देखते ही वो वहाँ से चले गए थे। इसके बाद बाला ने मुझे वो बात बताई जिसे मैं जानना चाह रहा था। उसने कहा कि आदमखोर शायद लौट आया है। हालांकि उसने आदमखोर को देखा नहीं है, मगर उसने वाटर स्ट्रीम के किनारे उसके बड़े बड़े पंजों के निशान देखे हैं, और ये पंजों के निशान वैसे ही थे जैसे 4 महीने पहले उसने देखे थे, और ऐसे ही निशान उसके पिता की लाश के पास भी मिले थे। ये सुनते ही मैं उठ खड़ा हुआ और उससे कहा कि वो मुझे वो निशान दिखाए। अब बाला ने अपनी औरतों को घर के अंदर भेजकर दरवाज़ा बंद रखने को कहा और मेरे साथ वाटर स्ट्रीम की तरफ चल दिया। जिस तरफ पानी का बहाव था हम उसी तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आगे जाकर वो पहाड़ी नाला काफ़ी चौड़ा हो गया और पानी उसके बीच से बह रहा था। यहाँ से 2 रातों पहले टाइगर पूरब से पश्चिम की तरफ गया था। उसके पगमार्क इतने बड़े थे कि दूर से दिखाई दे रहे थे। ये बहुत लहीम शहीम टाइगर था। हालांकि गीली रेत पर उसके पगमार्क फैल गए थे, लेकिन फिर भी पता चल रहा था कि टाइगर बहुत बड़ी कद काठी का है। इसके बाद हम झोपड़ी की तरफ लौट आए और मैंने बाला से कहा कि वो अपने घर वालों को कुछ दिनों के लिए गजलापुली भेज दे, ताकि वो पूरी तरह हमारी मदद कर सके। मुझे यह देखकर दुख हो रहा था कि बाला, उसकी माँ, पत्नी और बच्चा घने जंगल के बीच बस अपनी मौत को दावत दे रहे थे। इन लोगों को कई महीनों से आदमखोर की दया पर रहता देखकर मेरा मन अजीब सा हो रहा था, क्योंकि ये आदमखोर पहले ही उनके घर के मुखिया को खा चुका था। बाला ने कुछ देर मेरी सलाह के बारे में सोचा और फिर जब कृष्णप्पा और अली बेग ने उसे समझाया तो वो राज़ी हो गया। अब दोनों फॉरेस्ट गार्डों के साथ मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इस दौरान बाला और उसके घर वालों ने ज़रूरत का सामान समेटा। फिर बाला ने कांटेदार झाड़ियों वाला दरवाज़ा लॉक किया और सामानों की गठरियाँ उठाकर हम वहाँ से चल दिए। गजलापुली के स्टेशन मास्टर ने उस रात हमारी दावत की। वो ख़ुद तो शाकाहारी था, मगर उसकी पत्नी ने उस दिन बहुत अच्छा खाना बनाया था। खाना खाने के बाद काफ़ी पी जाती रही। फिर हम आगे का प्लान बनाने लगे। स्टेशन मास्टर ने बताया कि रात में गंताकुल जाने वाली ट्रेन के अलावा भी 2-3 मालगाड़ियों को यहाँ से गुजरना है, इसलिए उसका स्टेशन पर रहना ज़रूरी है। तो हम फ़ौरन स्टेशन की तरफ चल दिए और स्टेशन पहुंचकर एक जगह खुले में मौजूद एक बेंच पर बैठ गए और दोनों फॉरेस्ट गार्ड और बाला हमारे सामने ज़मीन पर बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि सुबह हम 2 बेड बांध देंगे। इनमें एक वहाँ बांधूंगा जहाँ टाइगर ने अली मोहम्मद और कृष्णप्पा को डराया था, और दूसरा बेड बाला की झोपड़ी और पगमार्क वाली जगह के बीच में। और इन दोनों बेड की बाला और कृष्णप्पा सुबह शाम देखभाल करेंगे
और मैं अली मोहम्मद को साथ लेकर बसवापुरम और चेलमा में आगे की जानकारियां जुटाने निकल जाता है। इस बीच अगर यहाँ कोई घटना होती तो स्टेशन मास्टर हमें बसवापुरम या चेलमा तार भेजकर सूचना दे देता। खैर, फिर मैं स्टेशन मास्टर के साथ उसके ऑफिस गया। वहाँ से उसने बसवापुरम और चेलमा के स्टेशनों से संपर्क किया और किसी नई सूचना के बारे में पूछा, लेकिन कोई नई जानकारी हासिल नहीं हुई। वहाँ पर हर कोई बहुत सावधान था। रात में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। इसके बाद स्टेशन मास्टर को छोड़कर हम वापस गांव आ गए और एक सोते हुए आदमी को उठाकर उसे सारी बात बताई और उससे 2 बछड़े मांगे। बेंगलोर और मैसूर में शिकार के लिए जानवर हासिल करना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है, क्योंकि ये लोग बैट बनाने के लिए जानवर को बेचना बहुत बुरा समझते हैं। हालांकि उन्हें मालूम होता है कि टाइगर आदमखोर बन चुका है और उससे इंसानी जानें बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है, मगर फिर भी जानवर हासिल करने में कई घंटे लग जाते हैं। मगर उस गांव के लोग काफ़ी समझदार थे, तो जैसे ही मैंने उसे अपने यहाँ आने का कारण बताया तो वो फ़ौरन तैयार हो गया और कहने लगा कि आपको जैसा जानवर चाहिए हो आप खुद चुन लें। मवेशियों का बाड़ा उसके घर के पीछे था। वहाँ पहुंचकर हमने टार्च की सहायता से 2 भूरे रंग के बछड़े पसंद किए, तो बछड़ों के मालिक ने उसकी कीमत 35 रुपये बताई। मैंने उसे जल्दी से पैसे दिए और उसका धन्यवाद भी अदा किया। फिर मैंने उससे कहा कि ये बछड़े हम सुबह आकर ले जाएंगे। इसके बाद हम वापस स्टेशन पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक मालगाड़ी रुकी हुई थी और उसका ड्राइवर स्टेशन मास्टर के ऑफिस में बैठा बातचीत में मशगूल काफ़ी पी रहा था। शायद स्टेशन मास्टर ने उसको मेरे बारे में बताया होगा, क्योंकि मुझे देखते ही उसने अपना परिचय विलियम रोज़र के नाम से कराया और अपना कॉफ़ी का कप मेरी तरफ बढ़ाया। उसने हमें बताया कि 4 दिन पहले नादियाल की दिशा में जाने वाली लाइन पर उसने शेर को चलते हुए देखा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे उस शेर की इस खाल के रंग या शरीर के बारे में कुछ अजीब सा लगा। तो वो कहने लगा कि इंजन की लाइट में दूर से ऐसी किसी बात पर गौर करना संभव नहीं होता, हालांकि शेर बहुत बड़ा था। फिर वो कहने लगा कि अगर मैं सांबर, चीतल या सुअर का शिकार करना पसंद करूं तो उसे बताऊं। मैंने उसको धन्यवाद कहा और कहा कि मैं आदमखोर से छुटकारा पाने के बाद ही कुछ और सोचूंगा। इसके बाद हाथ मिलाकर वो इंजन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे लाइन क्लियर का सिग्नल मिल गया था। 2 मिनट बाद उसका इंजन शोर मचाता हुआ मालगाड़ी को लेकर चला गया और एक बार फिर स्टेशन पर सन्नाटा पसर गया। स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए वेटिंग रूम खोल दिया। अंदर जाकर मैंने वहाँ लटकता हुआ लैंप जलाया। बाला मेरा बिस्तर, राइफल, पानी की बोतलें और खाने का सामान उठा लाया। बाथरूम में पानी नहीं था और स्टेशन मास्टर को यह बताने का समय भी नहीं रहा। उस रूम में ना कोई चारपाई थी, ना पलंग, बस वहाँ पर एक मेज़ और 3 कुर्सियाँ मौजूद थीं। राहत की बात यह कि कम से कम छत सलामत थी। मैंने लैंप बुझाया और कुर्सी पर बैठ गया। आधा नीचे और आधा ऊपर बैठकर मैंने अपने जूते उतारे और आंखें बंद कर लीं। जब मैंने अपने पैर उठाकर ऊपर रखे तो पता भी नहीं चला कि कब नींद आ गई। इस दौरान 4:30 बजे एक और मालगाड़ी स्टेशन से गुजरी और अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि बाला ने आकर मुझे जगा दिया। खैर, सूरज की रोशनी फैल चुकी थी और स्टेशन मास्टर ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर जा चुका था। बाला ने 3 पत्थर जमा किए और मेरे बताने के अनुसार प्लेटफार्म पर एक जगह चूल्हा बनाया और लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाई और मैं चूल्हे पर चाय तैयार करने लगा। इसके साथ ही मैंने कैरोसिन के तेल वाला चूल्हा निकाला और थोड़े से बैगन फ्राई करे। फिर मैं पानी की टंकी की तरफ गया जो प्लेटफार्म की अपोजिट दिशा में थी। उस टंकी से इंजन में पानी भरा जाता था। मेरे साथ टॉवल, टूथपेस्ट, ब्रश और कपड़े भी थे। फिर ये सामान पास में रखकर कपड़े उतारे, टॉवल बांधा और टंकी का वाल्व खोला तो 10,000 लीटर पानी के प्रेशर का एक छोटा हिस्सा हमारे ऊपर तेज़ी से गिरा और मैं गिरते गिरते बचा। फिर नहाने का पूरा मज़ा लेकर मैंने कपड़े पहने और बाला के पास वापस पहुंचा। चाय तैयार थी तो चाय, बैगन और बेंगलोर से साथ लाई हुई चपाती रोटी से मैंने नाश्ता किया। तभी दोनों गार्ड भी वापस आ गए जो रात में गांव चले गए थे। इसके बाद हम चारों स्टेशन से चल दिए। हमने गांव से बछड़े लिए और उन्हें बांधने के लिए पहले से तय उस जगह पहुंचा जहां टाइगर ने
कृष्णापा और अली मोहम्मद को धमकाया था। वहाँ पर एक फॉरेस्ट लाइन गांव से 1 मील से भी कम दूरी से गुजरती थी। कृष्णापा ने एक पेड़ की टहनी काटी और 3 फुट लंबा खूंटा बना दिया। फिर हमने मचान बांधने के लिए एक सही पेड़ चुना और उससे 15 फीट दूर खूंटे को गाड़कर उससे एक बछड़ा बांध दिया। हमने रस्सी को बछड़े की पिछली टांग से बांधा था। इसके बाद हम 3 मील चलकर बाला की झोपड़ी पर पहुंच गए। वहां पर हमने एक और सही पेड़ के पास किनारे की ढलान पर बछड़े को बांध दिया और ये सारा काम निपटाकर दोपहर से कुछ पहले हम वापस स्टेशन पहुंच गए। वहां स्टेशन मास्टर दोपहर का खाना उसके साथ खाने की जिद करने लगा, मगर हमने उसे नरमी से मना कर दिया और अपने साथियों के साथ गांव के होटल की तरफ चल दिए, जहां हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने दोनों चिंचुओं से कहा कि वो दोनों बछड़ों को पानी पिलाने और चारा डालने का काम करते रहें और जैसे ही कोई बछड़ा मारा जाए तो स्टेशन मास्टर को खबर कर दें। बाकी का काम वो करेगा और मुझे समय पर जानकारी मिल जाएगी। खैर, फिर यहाँ से 6 मील दूर हमें ले जाने वाली ट्रेन 2:30 बजे आई और मैंने ड्राइवर से उसके साथ इंजन में बैठने की इजाज़त ली, क्योंकि मैं सफ़र के दौरान पटरी के दोनों तरफ देखता हुआ जाना चाह रहा था। 6 मील का रास्ता तय करने में ट्रेन ने 25 मिनट लिए। रास्ते का जायज़ा लेने से मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि ये बहुत घना जंगली इलाका था। बसवापुरम उतरकर मैंने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा कि क्योंकि ये बहुत बड़ा और घना इलाका है तो आदमखोर बसवापुरम में भी हो सकता है, या फिर चेलमा में, जो बसवापुरम से 5 मील और आगे था। यहाँ का स्टेशन मास्टर भी बहुत मिलनसार आदमी था। मेरा स्वागत करके उसने कहा कि मैं वेटिंग रूम में ही अपने ठहरने का इंतज़ाम कर लूँ और ये भी बताया कि आदमखोर के यहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये एरिया उस पूरे इलाके के बीच में पड़ता था। खैर, फिर स्टेशन के स्टाफ से हमने वही रोज़ वाले सवालात किए। वहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड बसवापुरम गांव का भी मौजूद था। ये आदमी तेलुगु था और उसने स्टेशन मास्टर की सहायता से बताया कि वो उस इलाके में एक और फॉरेस्ट गार्ड के साथ काम करता है। उसे मलेरिया हो गया है और आजकल वो सिक लीव लेकर नादियाल गया हुआ है। उन दोनों ने इस इलाके के सारे टाइगर देखे हुए थे और उनका कहना था कि वो आदमखोर को भी देख चुके हैं, लेकिन उसने आदमखोर के बारे में कोई अलग सी बात का नोटिस नहीं लिया था। उस गार्ड का नाम कित्थू था। उसने आगे बताया कि रेलवे लाइन के उत्तर में 1 मील के फासले पर एक तालाब है और वहाँ दूसरे जानवरों के अलावा शेर के पगमार्क भी दिखाई देते हैं। एक दिन शाम के वक्त हम तालाब पर गए। वहाँ हमें शेर के बड़े बड़े पुराने पगमार्क दिखाई दिए और वहीं पर एक तेंदुए के ताज़ा पगमार्क भी मौजूद थे। अब तेंदुए की पगमार्क की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पता था कि शेर के लिए बांधे गए बछड़ों पर तेंदुआ हाथ साफ कर देगा और जहाँ भी टाइगर के साथ साथ तेंदुए भी मौजूद होते हैं तो वहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस स्टोरी का ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। जल्दी ही आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।